तो गाइस फाइनली आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ गया हूँ जिसका आप सबको बहुत लंबे समय से इंतजार था, यानी लुकिसम के टॉप 20 कैरेक्टर्स जो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं टॉप 20 वो कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत ज्यादा जरूरी बात कहना चाहता हूँ जो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मिस कर दोगे तो आप इस वीडियो का मतलब ही गलत समझ जाओगे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इसमें लुकिसम के वो कैरेक्टर्स ऐड नहीं करेंगे जो मर चुके हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लुकिसम की रैंकिंग करना बहुत ज्यादा टफ काम है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी हमने कभी फाइट ठीक से नहीं देखी है, लेकिन हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए हम अपने मन में सोचते हैं वो बंदा रैंकिंग में बहुत ज्यादा टॉप में होगा। लेकिन अगर हम ऐसे किसी बंदे को टॉप में रख दें और जिसकी फाइट हमने देखी है जो पहले से खतरनाक है उसको टॉप में ना रखे तो वो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैंने काफी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है ताकि मैं जितनी ज्यादा सही रैंकिंग हो वो आप लोगों को दे सकूं। और ये रैंकिंग अब तक जितना हमने लुकिसम देखा है यानी कि चैप्टर 573 तक उसके अकॉर्डिंग है, या फिर कह सकते हैं एंचॉन आर्क तक के अकॉर्डिंग। वैसे एंचॉन आर्क अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एंचॉन आर्क में क्या क्या हो सकता है वो चीज मैंने पहले ही सोच ली है और उस अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाया है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रैंकिंग मेरे हिसाब से है, जरूरी नहीं कि सबकी रैंकिंग ऐसी ही हो और सब यही सोचे जो मैंने इसमें बताया होगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में लड़ना मत, और अगर लड़ोगे भी तो मुझे मत घसीटना। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं नंबर 20 से। और नंबर 20 पे मैंने रखा है अपने एली जैंग को। ये भाई के पास टॉम ली की एनिमल इंस्टिंक्ट है, साथ में इसने गन से भी ट्रेनिंग ले रखी है, तो इसका नंबर 20 में आना तो बनता ही था। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ नंबर 20 में ही क्यों है, उससे ऊपर क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मतलब ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह नहीं करता। वैसे पोटेंशियल तो इस पे काफी ऊपर जाने की थी, लेकिन भाई ट्रेनिंग नहीं करता तो इसलिए 20 में रखना पड़ा इसे। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये आगे के चैप्टर्स में ट्रेनिंग करे, इसलिए मेरी ये वाली वीडियो देख के फिर बाद में मत बोलना कि मैंने तो कहा था कि ये ट्रेनिंग नहीं करता। मतलब थोड़ा सा तो सोचो यार, जो मैं बोलता हूँ उसको ठीक से समझा करो, नहीं तो बाद में कुछ गलत ही समझ लेते हो। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि जैक्योन ना और जूनगो का कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो ठीक से देखी होगी तो मैंने कहा था ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एंचॉन आर्क में जूनगो एंचॉन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जैक्योन ना से रिश्ता निकल गया। वो यहाँ पे हॉरैंग सॉर्ड के लिए आ रहा है, इसका मतलब उसका रिश्ता हॉरैंग सॉर्ड से है। ओके, तो नंबर 19 में अपन ने रखा है जैक ली को। और जैक ली को इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर हमेशा से मैंने देखा है ताकतवर बनने की भूख है, और ये अपनी कभी कभी ट्रेनिंग वगैरह छोड़ भी देता है लेकिन दोबारा से ज्वाइन कर लेता है क्योंकि इसको ताकतवर बनना है। और वैसे भी इसका राइवल जिसको इसको कैच करना है, जिस तक पहुंचना है, वो लिस्ट में काफी ऊपर है। मतलब मैं जानता हूँ जोहान और जैक के बीच का अब लफड़ा खत्म हो चुका है, लेकिन कल के दिन अगर जोहान को कोई दिक्कत आती है तो जैक जरूर अपने आप को इतना ताकतवर बनाएगा कि वो जोहान की मदद कर सके। और ये बात लुकिसम में प्रेजेंट में कोई भी सोच सकता है, इसलिए 19 में तो इसको होना ही चाहिए था। इसके बाद 18 में आता है अपना वास्को भाई, जो मेरा फेवरेट भी है। और यार वास्को कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं है, वो तो मुझे समझ नहीं आता कि पीटीजे इसके ऊपर ज्यादा फोकस क्यों नहीं करता। ये बंदे का नेवर गिव अप एटीट्यूड इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर इसकी बॉडी भी उठने के लायक नहीं है ना, तो भी ये जमीन में गिरेगा नहीं, क्योंकि इसको हारना नहीं है। और गन यामाज़ाकी जो सिर्फ ताकतवर लोगों को याद रखता है, वो भी इसका नाम याद रखता है। तो क्या हुआ अगर वो वास्को को टबास्को कहता है, बट याद तो रखता है ना। साथ में वास्को का सबसे ज्यादा खतरनाक गुस्सा अब तक हमें पूरे लुकिसम में सिर्फ एक बार देखने को मिला है, जब जेस की किसी ने बहुत हालत खराब कर दी थी। उस वक्त वास्को लिटरली खून के आंसू रोया था और खून के आंसू रुलाया था लोगों को। मेरा मतलब वास्को एक ही लात में किसी को लंगड़ा कर सकता था उस वक्त, और करा भी था। लेकिन उस तरीके का गुस्सा वास्को को उसके बाद कभी आया नहीं। और साथ ही में वास्को की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये कभी भी ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो नंबर 17 में मैंने दो बंदे साथ में रखे हैं, यानी कि टेसोमा और गोंग शॉप जी। ये दोनों काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये मेरी लिस्ट में सिर्फ नंबर 17 में इसलिए आ पाए हैं क्योंकि ये लोग अब अपने पीक में नहीं हैं, और ना ही इनके पास लड़ने की अब कोई बहुत ज्यादा खास वजह है। एक तरीके से ये लोग अब रिटायर हो चुके हैं, किसी की टांग टूट चुकी है, मतलब कट चुकी है, किसी की आंख निकल चुकी है, और अब ये अपने से बेस्ट ये कर सकते हैं कि अपने सक्सेसर्स को अपने से ज्यादा खतरनाक बनाएं, जो कि ये करने की कोशिश कर भी रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं नंबर 16 पे। और शायद कुछ लोग बोल सकते हैं कि इस बंदे को नंबर 16 पे क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे है जॉन रियो। कुछ लोग सोच सकते हैं टेसोमा और गोंग शॉप में से कोई एक भी इसको सिंगल में हरा देगा, तो आखिर जॉन रियो को इन दोनों से ऊपर क्यों रखा है। तो देखो, आपको पता ही होगा गीटे किम ने जब एक मीटिंग रखी थी और वहां पे फर्स्ट जनरेशन के बहुत सारे किंग्स आए थे और कुछ प्री जनरेशन के लोग भी आए थे। तो जेम्स ली ने इस बारे में कहा था कि जॉन रियो और उसी के जैसा एक बंदा यानी कि मुगैक, वो दोनों साथ में मिलकर उन सारे किंग्स को पेल सकते थे। और साथ ही में एब्सोल्यूट मास्टर पेचियन, उसने भी कहा था कि जॉन रियो काफी ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है वो उससे इम्प्रेस हुआ था। इसलिए मुझे लगता है गोंगशॉप और टेसोमा लोगों का वक्त निकल चुका है, उनके नीचे के लौंडे ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, उनसे ऊपर आ रहे हैं, इसलिए जॉन र्यू उनसे ऊपर है। इसके बाद नंबर 15 पे आता है मुगैक, और ये जॉन र्यू से ऊपर इसलिए है क्योंकि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में भी मुगैक की रैंक 2 है और जॉन र्यू की 3 है। हालांकि जॉन र्यू और मुगैक दोनों लगभग बराबरी के ही लगते हैं मुझे, लेकिन मुगैक के पास जो दर्द ना होने की एबिलिटी है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, इसलिए जॉन र्यू से तो ऊपर रखना ही था मुझे इसे। नंबर 14 में मैंने रखा है जैग्योन ना को, क्योंकि छोटा वाला डैनियल और बड़ा वाला डैनियल उन दोनों ने अब तक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन अपनी नॉर्मल फॉर्म में वो जैग्योन ना के सामने अब भी कुछ नहीं है। साथ ही में जैग्योन ना के पास अपनी यूनिक स्किल भी है, इसलिए इसको 14 नंबर में तो होना ही चाहिए था। इसके बाद नंबर 13 पे है यूजे शियोन, और एंचॉन आर्क में ये चीज हमें बता दी गई है कि यूजे शियोन जैग्योन ना से थोड़ा ताकतवर है, और जब खुद लुकिसम में ही बता दिया गया है कि वो जैग्योन ना से ऊपर है तो ऑब्वियसली उसे ऊपर ही रखूंगा मैं उससे। लेकिन अब नंबर 12 से चीजें और ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि सेकंड जनरेशन का एक बंदा नंबर 12 तक पहुंचने का दम रखता है, यानी कि सैमुअल सीओ। और सच में यार ये बंदा सैमुअल बहुत ज्यादा लाजवाब है, क्योंकि जब इसे अंदर से ऐसा महसूस होता है ना कि हार क्यों रहा है, आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका इतना दिमाग खराब होता है कि ये किसी को भी पेल दे। साथ ही में जिनयूंग पार्क ने जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जिससे ये अपने हार्मोन्स कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद से ये और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और इसीलिए इसने जॉन रू का बहुत ही गंदा कुत्ता बनाया था। इसके बाद नंबर 11 पे मैंने रखा है जेक किम को। भले ही लुकिसम चैप्टर 573 तक जेक इतना खतरनाक हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन यकीन मानो जल्दी हमें ये पता चलने वाला है कि मैंने जेक को नंबर 11 पे क्यों रखा है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेक और मुगैक की जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में फाइट चल रही है लुकिसम में, वो जेक जीत जाएगा। और भले ही अभी जेक और मुगैक की फाइट कंप्लीट नहीं हुई है, जेक जीता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेक को नंबर 11 पे ना रखूं, क्योंकि कल के दिन अगर वो जीत गया तो कल आप मुझे बोलोगे कि तुमने जेक को इतना नीचे क्यों रखा। और क्योंकि सैमुअल जॉन रू से जीत चुका है तो मुझे लगता है जेक भी मुगैक से जीत ही जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही जेक को 11 पे रख दिया। लेकिन चाहे जेक कितना भी खतरनाक हो जाए, वो टॉप 10 पे अपनी जगह नहीं बना पाया। अब बारी है नंबर 10 की, और नंबर 10 पे मैंने 2 बंदे रखे हैं, और आपको बता दूं नंबर 10 और उससे ऊपर जितने भी आते हैं सारे लेजेंड्स हैं। नंबर 10 पे है जिनरैंग और जोहान शियोंग। भले ही कोई ये बात बोल सकता है कि जिनरैंग जोहान से ज्यादा ताकतवर है या फिर जोहान जिनरैंग से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। ये दोनों ने ही अपने अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फाइट हारे हैं अपनी अपनी। दोनों ने ही अपनी अवेकनिंग के बाद उस स्टेट को हासिल कर लिया है कि हम इन्हें वो लेजेंड कह सकते हैं जिन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है। और भले ही जिनरैंग जनरेशन 1 का है और जोहान जनरेशन 2 का है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जोहान को कम मत समझना। ये दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन दोनों की ही किस्मत एकदम खराब है। एक की फाइट हुई गीटे किम के साथ, एक की फाइट हुई शिरो ओनी के साथ। तुमने सुना है ना, जब किस्मत ही हो झंडू तो क्या करेगा पांडू, ऐसा ही कुछ था। वैसे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसको। और देखो यार ऊपर ऊपर जाते जाते तो रैंकिंग करना और ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए नंबर 9 पे भी मजबूरन मुझे 2 बंदे रखने पड़े हैं। नंबर 9 पे है छोटा वाला यूआई डैनियल और जिनयूंग पार्क। देखो ये बात तो आप मानते होंगे कि छोटा वाला यूआई डैनियल कहीं ना कहीं बड़े वाले यूआई डैनियल से वीक है, और जिनयूंग पार्क ने बड़े वाले यूआई डैनियल से फाइट करके उसे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। हालांकि उसे इंजेक्शन दे के उसने बेहोश करा था बाद में, और अगर वो बड़े वाले डैनियल से बढ़िया करके फाइट कर सकता है तो हम उसे छोटे वाले डैनियल के लगभग बराबर तो मान ही सकते हैं। और जिनको ये डाउट है कि जिनयूंग पार्क तो सिर्फ एक साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर है, वो ठीक से फाइट नहीं कर सकता, तो जाके पुराने चैप्टर्स देख लो। मतलब जिनयूंग अंकल पगले हो गए तो हम उन्हें भूल ही जाएंगे, ये तो उनके लिए सही नहीं ना। इसके बाद नंबर 8 पे मैंने रखा है ब्रैक डैक को, और मैंने देखा है कोई भी अपनी रैंकिंग लिस्ट में ना जाने इस भाई को ऐड करता क्यों नहीं। मतलब यार ये एक ऐसा लेजेंड है जिससे गन पार्क जैसा बंदा सर झुका के इसका ऑटोग्राफ लेता है, और मैनेजर की मानवा का अंडरवर्ल्ड का किंग इसको कहता है द पिनाकल ऑफ मार्शल आर्ट। यानी कि ये बंदा मार्शल आर्ट की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। इसलिए अगर आपने अपनी टॉप 10 या टॉप 20 की रैंकिंग बनाई और इसको ऐड नहीं करा तो मतलब बहुत गलत चीज है, इसको ऐड करना चाहिए। इसके बाद 7 नंबर पे भी कोई ऐसा है जिसको सब भूल जाते हैं, यानी कि हमारी सोफिया दीदी। और मैं जानता हूँ लुकिसम मानवा में हमें सोफिया के इतने पंगे वगैरह नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन भाई लोग आपको बता दूं सोफिया का नाम चलता है, नाम पूरी मैनेजर की मानवा में अलेक्जेंडर के कास्ट सुन के ही लोग डर जाते हैं। सोफिया अलेक्जेंडर एक ऐसा नाम है कि कोई भी अलेक्जेंडर नाम सुन के ही अलेक्जेंडर परिवार से भिड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। ऊपर से स्टीव हॉन्ग जैसा बंदा जो कि करोड़ों अरबों रुपयों का
का मालिक है उसने सोफिया को अपना बॉडीगार्ड बनाया है तो वो कोई बेवकूफ तो होगा नहीं। साथ ही मैनेजर किम में जो हमें जिनचाल पार्क देखने को मिलता है, सोफिया उसके साथ भी काम कर चुकी है वॉर में, इसलिए हम सोफिया को वॉर हीरो भी कह सकते हैं। वैसे तो हीरोइन कहना चाहिए, लेकिन सोफिया की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं लुकिसम की शान, हमारे भाईजान यूआई डैनियल। लेकिन आखिर यूआई डैनियल नंबर 6 पे क्या कर रहा है, ये नंबर 1 पे क्यों नहीं है? मुझे लगता है जल्दी से आपको समझाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। तो अब ध्यान से सुनना ताकि किसी के भी अंदर डाउट ना रह जाए। वैसे तो मैं यूआई डैनियल को नंबर 1 पे रखता, लेकिन अभी नंबर 1 पे नहीं रखा, 6 पे इसलिए रखा है क्योंकि यूआई डैनियल अभी अपने यूआई मोड को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी कि ऑब्वियसली इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो कोई भी है, यूआई डैनियल उसको पेलने का दम रखता है और पेल भी सकता है। और बल्कि ना सिर्फ नंबर 1 को, नंबर 2, 3, 4, 5 सबको पेल सकता है वो। लेकिन कोई अगर यूआई डैनियल के साथ समझदारी से फाइट करे तो वो इस बात का फायदा उठा सकता है कि यूआई डैनियल अभी अपने यूआई को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता, और ऐसे करके वो यूआई डैनियल को हरा देगा। देखो, सुनने में किसी को थोड़ा बुरा लग सकता है कि डैनियल 6 नंबर पे है, लेकिन क्या करूं, ये बात सच है। लेकिन हाँ, जिस दिन इसने अपने यूआई पे कंट्रोल कर लिया उस दिन ये नंबर 1 पे होगा। इसके बाद नंबर 5 पे भी 2 लेजेंड्स आते हैं जिनको अगर मैं साथ में ना रखता तो एक दूसरे की इनकी तौहीन हो जाती, यानी कि मैनेजर किम और टॉम ली। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टॉम को ऊपर रखना चाहिए था, मैनेजर किम को नीचे, या फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे मैनेजर किम को ऊपर रखना चाहिए था और टॉम को नीचे। लेकिन जब खुद पीटीजे ने इन दोनों की अब तक 3 बार फाइट करा दी है और तीनों फाइट में ये ड्रॉ रहे हैं, तो फिर मैं कौन होता हूँ इन दोनों को ऊपर नीचे करने वाला, जब पीटीजे ही इनको बराबर दिखा रहा है। ये दोनों ही काफी खतरनाक लेजेंड्स हैं और अपने से ऊपर वालों को भी पेलने का दम रखते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे मैंने एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बंदे को रखा है, यानी कि एब्सोल्यूट मास्टर पेचियन जो। और देखो, पेचियन जो के ऊपर तो मैं पहले ही थ्योरी वीडियो बना चुका हूँ कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। इसको एब्सोल्यूट मास्टर का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। ये चाइना के सबसे खतरनाक 7 लोगों में से एक इंसान माना जाता है, जिन्हें कहते हैं 7 स्टार्स, और उनमें से ये 1 स्टार है। ये जूनगो किम की तरह किसी भी चीज को अपना हथियार बना सकता है, और साथ ही में इसका हाथ भी इसका एक हथियार है जिससे ये किसी को भी काट सकता है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि यामाजाकी शिनतारो के सामने इसने यामाजाकी शिनगिन की बेइज्जती करी, उसके बावजूद भी शिनतारो ने इसको मारा नहीं या फिर इससे फाइट नहीं करी। और इसको प्री जनरेशन के टाइम पे गैप्रियोंग लोगों के लेवल का माना जाता था, इसलिए 4थे नंबर पे रहना इसका बनता है। ये कोई मामूली बंदा नहीं। इसके बाद मैंने नंबर 3 पे रखा है जूनगो किम को। वैसे तो एंचोन आर्क में अभी जो कुछ भी चल रहा है उसको देख के ऐसा लगता है कि एब्सोल्यूट मास्टर कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसे एब्सोल्यूट मास्टर से ऊपर रखा है, क्योंकि मुझे लगता है अब तक हमने जूनगो किम के बारे में सब कुछ नहीं जाना है। मेरे हिसाब से जरूर गो के ऐसे ऐसे राज होंगे जिनको सुन के कोई भी हिल जाएगा, और मुझे अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि गो के अंदर कुछ तो ऐसा है जो पीटीजे हमसे अभी छुपा रहा है, और वो चीज मोस्ट प्रोबेबली हमें एंचोन आर्क में देखने को मिल सकती है। इसके बाद नंबर 2 पे भी कुछ बंदों को रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए 2 को मैंने साथ में रखा है। नंबर 2 पे है जेम्स ली और गीटे किम। देखो, गीटे किम ने जो मौत का नंगा नाच मचाया था वो तो हम सब ने ही देखा था। बुशान आर्क में इसने 3 लोगों की जान ले ली, बिल्कुल जैसे कोई हलवा होगा, और एक का हाथ अलग कर दिया काट के। वो तो अच्छा हुआ था बुशान आर्क में जेक किम आ गया था, नहीं तो ये वहाँ पे और ज्यादा खून की नदियां बहा देता। और जेम्स ली की तो क्या ही बात करूं, फर्स्ट जनरेशन में इसने जो आतंक मचाया था, पता नहीं किस किस का क्या क्या उखाड़ के ले गया था ये। और चार्ल्स चोई, जिसको ऑब्वियसली पता होगा कि डैनियल के पास यूआई मोड भी है, वो डैनियल को तैयार कर रहा था इसको मारने के लिए, इसकी जगह लेने के लिए। और जेम्स और गीटे को मैंने साथ में इसलिए भी रखा है क्योंकि किसी टाइम पे ये दोनों के दोनों साथ में ट्रेनिंग किया करते थे, या फिर कुछ तो किया करते थे, या फिर इन पे कोई हैक है। यानी कि कुल मिला के ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इन दोनों ने साथ में मिलके ही गैप्रियोंग को भी मारा था। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को भी ऊपर नीचे करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए इन दोनों को साथ में रखा है। वैसे तो इन दोनों में से मैं किसी एक को नंबर 1 पे भी रख सकता था, लेकिन नंबर 1 पे वो है जिसने लुकिसम में सबसे ज्यादा खून खराबा मचाया है, यानी कि वन एंड ओनली यामाजाकी, गन यामाजाकी द शीरो ओनी। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं भाई, जेम्स को नंबर 1 पे होना चाहिए था, या फिर गीटे किम को नंबर 1 पे होना चाहिए था। और जो भी लोग ऐसा बोलेंगे मैं आपके पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि लुकिसम में जितने बंदे अब तक गन्ने पेले हैं उतने बंदे हमें किसी को भी पेलते हुए नहीं दिखाया गया है। मतलब सोच के देखो, पहले तो इसने पूरी की पूरी वर्कर गैंग को पेला, पूरे हजारों की गिनती में थे वो, सबको पेला इसने। चलो वो तो फिर भी चोमू लोग थे जिनको इसने मारा, लेकिन उसके बाद सेकंड जनरेशन के खास खास बंदे सारे आए थे इससे फाइट करने के लिए, और इसने सबको पेला। चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद इसकी फाइट लेजेंड्स के साथ हुई थी और इसने उनको भी पेला, यानी कि जोहान शियोंग, जूनगो किम, यूआई डैनियल, इतने सारे बंदों को भाई इसने पेल
पेला और अगर मैं इसको फिर भी नंबर 1 पे ना रखूं तो मतलब अच्छी बात नहीं है ये। मैं गन के साथ अन्याय नहीं करूंगा, उसको नंबर 1 पे होना चाहिए। और जो लोग सोचते हैं कि जेम्स ली को या फिर गीटे किम को नंबर 1 पे होना चाहिए, जिस दिन वो इतने बंदों को पेल देंगे मैं उनको नंबर 1 पे रखूंगा अपनी लिस्ट पे। मतलब तुम सोच के देखो, गन लुकिसम में सबके साथ अन्याय कर रहा है और रैंकिंग देते हुए उसी के साथ अन्याय हो जाएगा। ऐसे में तो भाई का ऑरा डाउन हो सकता है, इसलिए भाई का ऑरा ऑन द टॉप नंबर 1 है गन पार्क। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके की थ्योरी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं या फिर रैंकिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, तो जम के सपोर्ट दिखाओ इस वाली वीडियो में। और आप चाहो तो इस वीडियो को हाइप भी दे सकते हो, ताकि जितनी भी बाकी की डिजर्विंग ऑडियंस है ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। बाकी वीडियो में अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई हो तो मैंने माफ कर देना, मेरे मुंह से निकल गई थी, सॉरी।